नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे आपके लाए हैं हिंदी पत्र लेखन MCQ। दोस्तों हमारा जो हिंदी कोर्स चल रहा है 30 दिन का, उसमें मैंने आपको हिंदी पत्र लेखन वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है आपके सिलेबस के अनुसार। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है उसको आप ज़रूर देखें। हिंदी पत्र लेखन संबंधी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे डिटेल्स में मैंने उस वीडियो में आपको बता दिए हैं। और मैंने उसी वीडियो में कहा था कि इसके MCQ हम जरूर लेके आएंगे, क्योंकि कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि हर एग्ज़ाम में अभी तक ये देखा गया है और आगे भी जो होने वाले एग्ज़ाम है 2 प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। 20 नंबर आपके हिंदी में पूछे जाते हैं आपके उत्तराखंड एग्ज़ाम में, और उसमें से अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो टॉप 40+ क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे हिंदी पत्र लेखन के, और इसके नोट्स, इसके PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आंसर। तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से इसका डिटेल्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हिंदी का कोर्स अब तक कैसा लगा और जो पत्र लेखन वाली वीडियो है वो आपको कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सोशल मीडिया पर, तारपत्र पर, समाचार पत्र पर, या राजपत्र या गजट पर। तो अधिसूचना को नोटिफिकेशन भी कहा जाता है। कई बार अंग्रेजी में पूछा जाता है कि अधिसूचना को क्या कहा जाता है, तो नोटिफिकेशन। और अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट पर। सरकार की ओर से राजपत्रों या गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए जो प्रकाशित होने वाली सूचना होती है उसे कहा जाता है अधिसूचना। और ये सूचना आपकी जनसाधारण हेतु सूचना हो सकती है, कार्यालयों और उनसे संबंधित अधिकारियों के लिए सूचना हो सकती है। तो सरकार की ओर से ये राजपत्र और गजट में जारी की जाती है सूचना, जिसे अधिसूचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो जैसे आपने कोई पत्र पूर्व में भेज दिया किसी विभाग में और उस विभाग ने वो पत्र नहीं देखा है, तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए आप दोबारा एक लेटर, एक पत्र लिखते हो, जिसे कहा जाता है अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र। यानी किसी पत्र की याद दिलाने हेतु भेजे जाने वाला पत्र कहा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र या अनुस्मरण पत्र। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है। तो जो कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है या जो शासकीय पत्र होते हैं, वो भाषा होती है दोस्तों औपचारिक भाषा। यानी जितने भी जो आप कार्यालय में पत्र भेज रहे हो, किसी विभाग में भेज रहे हो, तो जितने भी सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, यानी जो कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत ये पत्र आते हैं, उनकी भाषा होती है औपचारिक। जबकि अगर आप कोई व्यक्तिगत पत्र भेज रहे हो, अपने परिवार को भेज रहे हो, अपने सगे संबंधियों को भेज रहे हो, तो वहाँ पे कौन से पत्र, वहाँ पे जो पत्रों की भाषा होती है वो होती है अनौपचारिक। लेकिन यहाँ पे क्या होती है? औपचारिक भाषा होती है कार्यालयीय पत्रों की भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। तो जिसे पत्र लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषक, जबकि जिसके द्वारा पत्र भेजा जा रहा है उसे कहा जाता है प्रेषिती। तो पत्र भेजा जाता है प्रेषिती द्वारा, और पत्र किसको लिखा जाता है या किसको भेजा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र भी आपका किस में आता है? कार्यालयीय पत्र की श्रेणी में आता है। और परिपत्र क्या होता है? तो जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र या कोई ज्ञापन एक या अधिक विभागों में विभागाध्यक्षों को या एक से अधिक अधिकारियों को क्या भेजा जाता है? एक ही पत्र भेजा जाता है एक ही विषय पर, तो उस पत्र को कहा जाता है परिपत्र। और परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गस्ती पत्र किसे कहा जाता है, तो परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है, और ये एक प्रकार का कार्यालयीय पत्र है। कार्यालयीय पत्र कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 15 या 16 प्रकार मैंने आपको उस डिटेल्स वाली वीडियो में बता रखे हैं। और प्रत्येक प्रकार दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पत्र से आपका प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, और उसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में
कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। इनमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का उल्लेख होता है, यथा स्थान, दिनांक और क्रमांक का उल्लेख होता है, और ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे आपको नमूना बताया था, फॉर्मेट मैंने प्रत्येक पत्र का आपको बता रखा है जो इम्पोर्टेंट है, सरकारी पत्र का, अर्ध सरकारी पत्र का, विज्ञप्ति का। तो अगर आपको इसका नमूना याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ये। इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ये कथन गलत है। बाकी ऊपर संस्था और कार्यालय का नाम लिखा जाता है, बिल्कुल सत्य है। दिनांक और क्रमांक भी लिखा जाता है, और उसके बाद क्या है, ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, ये भी सत्य है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो किसी घटना की रिपोर्ट कहलाती है दोस्तों यहाँ पे प्रतिवेदन। देखो, प्रत्यावेदन और प्रतिवेदन में आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। प्रतिवेदन क्या होता है? मतलब लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की जाती है। तो ये एक क्या होती है? रिपोर्ट होती है। तो किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है? प्रतिवेदन। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में पूछा था परसों, तो लगभग दोस्तों 6 या 7 हज़ार लोगों ने इसका आंसर दिया था, लेकिन उनमें से मात्र 10% लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। यही क्वेश्चन पूछा था मैंने कि किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है, और शायद अभ्यर्थियों ने इसका अधिसूचना जवाब दिया था, जो कि गलत है। प्रतिवेदन को ही क्या कहा जाता है? रिपोर्ट कहा जाता है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करनी होगी। और प्रतिवेदन या रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। शिकायती प्रतिवेदन या शिकायती रिपोर्ट हम कह सकते हैं, जो किसी अव्यवस्था को देखकर लिखी जाती है, या जो कोई अन्याय जहाँ पे देखा जाता है उस पर रिपोर्ट लिखी जाती है या रिपोर्ट तैयार की जाती है। और दूसरी होती है विवरणात्मक प्रतिवेदन या विवरणात्मक रिपोर्ट। कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे आपदा आ गई है, तो उससे संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसे विवरणात्मक प्रतिवेदन कहा जाता है। तो 2 प्रकार की होती है प्रतिवेदन, शिकायती प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो किसी घटना की रिपोर्ट कहलाती है प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टिप्पण होते हैं 2 प्रकार के। कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा कई बुक्स में, लेकिन NCERT के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं टिप्पण, जो कि सही माना जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? गजट यानी राजपत्रों में। तो राजपत्रों या गजट में किसे प्रकाशित किया जाता है? नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना को। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर भी ये क्वेश्चन। तो ये आता है आपका किस में आता है? ये आता है कार्यालयी पत्र में। परिपत्र यानी जब एक ही विषय पर कई विभागों या कई अधिकारियों को एक ही पत्र भेजा जाता है, कई विषयों, मतलब एक ही विषय पर, विषय एक ही होता है लेकिन उसको हर विभाग में या हर विभागाध्यक्ष को भेजा जाए, तो उसे कहा जाएगा परिपत्र, जिसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। और परिपत्र को किस शैली में लिखा जाता है? तो ये भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो परिपत्र आता है कार्यालयी पत्र की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो देखो, कार्यालयी पत्र में क्या आते हैं? सरकारी पत्र आते हैं, अर्ध सरकारी पत्र आते हैं, टिप्पण हो गया, विज्ञप्ति हो गई। तो सबसे ऊपर क्या होगा? पत्र क्रमांक यानी पत्रांक लिखा जाता है। आपने देखा होगा सबसे ऊपर लिखा रहेगा पत्रांक, और उसके नीचे फिर पूरा पत्र, प्रेषक का नाम या प्रेषित का नाम, स्थान, दिनांक, ये सारे के सारे उसके नीचे ही होंगे। तो सबसे ऊपर क्या होता है? पत्र क्रमांक होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो ये कहा जाता है अनुस्मारक। अनुस्मारक यानी अनुस्मरण पत्र भी इसे कहा जाता है। अनुस्मरण यानी स्मरण दिलाने के लिए। तो पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण यानी पूर्व में भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र।
क्वेश्चन नंबर 13 है, परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली या इनमें से कोई नहीं। तो परिपत्र तो आप सभी जानते हैं होता क्या है, जिसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है, और इसकी जो लेखन शैली होती है ये होती है अन्य पुरुष शैली। जिस प्रकार से सरकारी पत्र लिखा जाता है, तो सरकारी पत्र में भी क्या होता है, वो भी उच्च अधिकारियों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से परिपत्र भी भेजा जाता है एक ही विषय पर कई विभागाध्यक्षों को या कई अधिकारियों को। तो उनसे हमारा ऐसा कोई व्यक्तिगत संबंध तो होता नहीं है, और जिनसे व्यक्तिगत संबंध ना हो वहाँ पे जो शैली प्रयोग की जाती है, जो लेखन शैली होती है, वो कौन सी शैली होती है? अन्य पुरुष शैली। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? तो अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस और हस्ताक्षर अंकित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखो, टिप्पण लेखन में क्या होता है, ये आपका टिप्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उच्च अधिकारी होगा वो करेगा दाईं और हस्ताक्षर। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो उच्च अधिकारी होता है वो यहाँ पे हस्ताक्षर करता है, लेकिन क्या होता है कि जो टिप्पण लिखने वाला जो लिपिक या सहायक अधिकारी होता है वो किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो वो करता है बाईं ओर। तो देखो, दो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। क्या बन सकता है कि टिप्पण लेखन में जो लिपिक या जो सहायक अधिकारी होता है विभाग में जिसने टिप्पण लिखा है वो किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो वो करता है टिप्पण के बाईं ओर, और दाएं ओर वो स्थान छोड़ देता है उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए। तो टिप्पण में उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं दाईं ओर, जबकि जो सहायक अधिकारी या जो लिपिक होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं बाईं ओर। तो दो चीज़ है यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परिपत्र। कई परिस्थितियों को या कई विभागाध्यक्षों को या कई अधिकारियों को एक ही विषय पर जब भेजा जाता है पत्र तो उसे कहा जाता है परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा, मुहावरेदार भाषा, औपचारिक भाषा या बोलचाल की भाषा। तो कार्यालयीय पत्र होते ही औपचारिक पत्र हैं। देखो, अनौपचारिक पत्र कौन होते हैं? जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जैसे फैमिली को भेजना, अपने दोस्तों को भेजना, सगे संबंधियों को भेजना, यानी जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है। जबकि जो कार्यालयीय पत्र होते हैं वो सारे के सारे आते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत, यानी इनकी भाषा भी कैसी होगी? औपचारिक भाषा होगी। ये मैंने आपको डिटेल्स में पहले ही समझा रखा है इसकी डिटेल्स वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 17 है, शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? शासकीय पत्र को आप सरकारी पत्र भी कह सकते हैं। तो जो शासकीय या सरकारी पत्र होते हैं वो लिखे जाते हैं अन्य पुरुष शैली में, जबकि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो किस शैली में लिखे जाते हैं? तो वो लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में। लेकिन शासकीय पत्र और सरकारी पत्र, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र, ये लिखे जाते हैं अन्य पुरुष शैली में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहा जाता है? तो पुनः याद दिलाने के लिए यानी स्मरण दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र। देखो, आंसर लगभग कई प्रश्नों का एक है, लेकिन प्रश्न पूछने का ढंग अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए वो सभी प्रश्न यहाँ पे लाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको, ये जो एमसीक्यू हैं जो मैं आपको यहाँ पे अभी वीडियो बना के दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ और विद आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, जरधारी क्लासेस। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो उत्तम पुरुष शैली में कौन सा पत्र लिखा जाता है दोस्तों? अर्ध शासकीय पत्र यानी अर्ध सरकारी पत्र। बाकी परिपत्र हो गया, कार्यालय ज्ञापन हो गया या कार्यालय आदेश, ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाने वाले पत्र हैं। जबकि जो अर्ध शासकीय यानी अर्ध सरकारी पत्र है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पत्रकारिता की बैसाखियां कौन कौन सी हैं? सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता या उपर्युक्त में से सभी।
तो देखो सच्चाई तो होनी चाहिए पत्रकारिता में, संतुलन भी होना चाहिए, भाषा का विशेष रूप से वहाँ पे संतुलन होना चाहिए, पत्र को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए भाषा का, और निष्पक्षता तो होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये तो सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, बल्कि तिथि कहाँ पे लिखी जाती है, तिथि और स्थान वो लिखा जाता है लगभग दाईं ओर, लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है, प्रेषक का नाम आ जाता है, प्रेषित का नाम आ जाता है, पत्रांक, ये सारे के सारे इसके ऊपर होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पत्र सेवा के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल ये सत्य है, और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सत्य है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये बिल्कुल असत्य है, तो शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा गलत कथन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा गलत कथन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहा जाता है परिपत्र, जो कि एक ही साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहा जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अधिसूचना को कहते हैं नोटिफिकेशन। अधिसूचना जो कि गजट में क्या होती है, प्रकाशित की जाती है, सरकार की जो सूचनाएं होती है उनको गजट में प्रकाशित की जाता है, तो उसे कहा जाता है अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया पत्र, ये अनौपचारिक नहीं है, क्योंकि ये किसी अधिकारी को लिखा जा रहा है, हम किसी सरकारी विभाग को पत्र लिख रहे हैं, तो ये औपचारिक पत्र हो जाएगा। अनौपचारिक कौन होते हैं, जो हम व्यक्तिगत श्रेणी के जो पत्र होते हैं, अपने परिवार को, अपने परिवारजनों को, या अपने दोस्तों को, या अपने व्यक्तिगत जो भी हमारे संबंधी है उनको जो पत्र लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। बी ऑप्शन देखो, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, तो मित्र के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, और मित्र को जो भी हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। बाकी सी ऑप्शन देख लो, यहाँ पे गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये भी औपचारिक में आ जाएगा। और प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र, तो प्रार्थना पत्र भी आपका किस में आता है, ये आता है कार्यालयीय पत्रों में या औपचारिक पत्र की श्रेणी में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 24 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, वह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता है या अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, या प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला तीनों सही हैं। अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि जो अर्ध सरकारी पत्र की शैली होती है, पत्र लिखने की शैली, वो कौन सी होती है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली। जबकि अन्य पुरुष शैली में कौन से पत्र लिखे जाते हैं, जो शासकीय या सरकारी पत्र होते हैं, परिपत्र होते हैं, उनको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्ध शासकीय पत्र को लिखा जाता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में, यानी 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिसूचना प्रकाशित होती है यानी नोटिफिकेशन, तो ये होती है सरकारी गजट में प्रकाशित, ए ऑप्शन हो जाएगा 26 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको 27 होना चाहिए था, चलो इसमें ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 28 की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। तो देखो संक्षिप्त तो होना चाहिए पत्र। संक्षिप्त का मतलब होता है कि आपको, अगर आपको मतलब लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, संक्षिप्त रूप से आपको पत्र लिखना चाहिए, यानी कम लिख के उसमें बहुत सारी चीज़ें कह जाना, तो संक्षिप्तता होनी चाहिए पत्र में। मतलब आपने लिखा तो कम हो, मतलब जितना आप, अगर आप डिटेल्स में लिखना चाहे तो वो 2-3 पन्नों का नहीं होना चाहिए पत्र, क्योंकि उसको पढ़ के मतलब उसको तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा पत्र कौन पढ़ेगा। तो संक्षिप्तता होनी चाहिए पत्र में। प्रेषक तो होना चाहिए, ठीक है, प्रेषक तो होती है विशेषता है,
और क्रमबद्धता होनी अति आवश्यक है। विनयशीलता यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, जो कि पत्र की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में। व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र या संपादन के नाम पत्र। तो जो मित्र को हम पत्र लिखते हैं, क्योंकि मित्र के साथ हमारे वैयक्तिक संबंध यानी व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो मित्र को लिखे जाने वाले पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो सभी राज्य सरकारों को एक सरकारी पत्र भेजा जाना, यानी कई परिस्थितियों को, मतलब जिसको पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिस्थिति। तो कई परिस्थितियों को जब एक ही विषय पर पत्र भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। और यहाँ पे परिस्थितियाँ, कई परिस्थितियाँ क्या हैं? वो हैं सभी राज्य की सरकारें। तो कई बार केंद्र सरकार क्या करती है? सभी राज्य की सरकारों को एक ही विषय पर जो पत्र भेजती है तो उसे कहा जाएगा परिपत्र। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा कथन गलत यानी असत्य है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल ये सत्य है, ये असत्य नहीं है, ठीक है, ये सत्य है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जा सकता है, बिल्कुल प्रिय लिख सकते हैं, श्री लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं, लेकिन महोदय नहीं लिखा जाता है। तो प्रिय लिखकर अर्धशासकीय पत्र को संबोधित, मतलब जिसको भेजा रहा है उसको संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि वो मित्रतापूर्ण भाषा में हम उसको लिख सकते हैं जिसके साथ हमारी पहचान है। क्योंकि असरकारी पत्र क्या होता है? होता है सरकारी, मतलब सरकारी काम के लिए होता है, लेकिन हम इसको किसी जिसके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध है उसको हम इसको भेज सकते हैं, लेकिन ये होता सरकारी काम के लिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध सरकारी पत्र। क्योंकि ये मित्रतापूर्ण भाषा या व्यक्तिगत रूप से भेजा जा रहा है, लेकिन किस काम के लिए भेजा जा रहा है? सरकार के काम से, तो इसलिए इसको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, बिल्कुल। अगर स्वयं के लिए कई बार सद्भावी का प्रयोग किया जाता है, आपका सद्भावी, और इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि भेजने वाला कदापि यहाँ पे अपना पद का नाम मतलब पद का उल्लेख और हस्ताक्षर नहीं करता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्योंकि जो भेजने वाला होता है वो सिर्फ अपना नाम लिखता है नीचे, ठीक है, मतलब जैसे क्या लिखते हैं? शुभचिंतक या भवनिष्ठ, और उसके नीचे आएगा प्रेषक का नाम, और उसके नीचे कोई भी पदनाम या हस्ताक्षर का उल्लेख नहीं होता, क्योंकि हस्ताक्षर तो नीचे होते हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर का प्रयोग और पदनाम का उल्लेख नहीं मिलता, केवल प्रेषक का वहाँ पे नाम लिखा जाएगा। ये अर्ध सरकारी पत्र में जो नमूना मैंने बताया था उसमें आप देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो वैयक्तिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो, दो अधिकारी हैं और जो दो अधिकारी होंगे वो किसी सरकारी काम के लिए एक दूसरे को पत्र लिखेंगे, लेकिन इस पत्र की जो शैली है वो व्यक्तिगत शैली है, तो ये सरकारी पत्र नहीं कहला जाएगा, बल्कि क्या कहला जाएगा? अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। क्या होता है अर्ध सरकारी पत्र? सरकारी काम के लिए जब दो अधिकारी एक दूसरे को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखते हैं तो उससे कहा जाता है अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और अर्ध शासकीय पत्र आपका उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? नियम में किया जाता है, आदेश अगर देना है तो अधिसूचना का प्रयोग बिल्कुल सरकार करती है, अधिकार के लिए भी करती है, कर्तव्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। संबोधन के लिए प्रिय श्री लिखा जाता है, प्रिय या श्री हम लिख सकते हैं संबोधन के लिए, सत्य है। स्वनिर्देश के लिए भवदीय लिखा जाता है या भवनिष्ठ लिखा जाता है या शुभ चिंतक लिखा जाता है, ये भी सत्य है। जहाँ पर प्राप्तकर्ता का पूरा
नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं। सेवा में तो अर्थशास्त्र के पत्र में कदापि नहीं लिखा जाता है। सेवा में हम किसके लिए लिख सकते हैं? जैसे हम किसी उच्च अधिकारी के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जिसके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध है उसको हम प्रिय या श्री इस रूप से संबोधित करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ये कथन अर्थशास्त्र पत्र के संबंध में असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, टेंडर किसे कहा जाता है? तो टेंडर कहा जाता है दोस्तों अंग्रेजी में निविदा को। निविदा हिंदी का शब्द हो गया और निविदा को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? टेंडर। क्या होता है टेंडर? तो किसी कार्य या परियोजना के लिए जो निश्चित व्यय का प्रस्ताव होता है उसे कहा जाता है टेंडर या निविदा। या मैंने आपको उसे बता रखा है डिटेल्स में, सरकारी कार्यालयों या जो गैर सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं वहाँ पर सामान आपूर्ति के लिए या निर्माण या मरम्मत आदि कार्य के लिए समाचार पत्रों में जो आमंत्रण भेजे जाते हैं कि हमारा ये काम है, हमारा एक निर्माण या मरम्मत कार्य करवाना है, तो ऐसे जो आमंत्रण भेजे जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है निविदा या टेंडर। टेंडर देना आपने कई बार सुना होगा कि उस ठेकेदार को टेंडर मिल गया है किसी सड़क की मरम्मत के लिए या किसी सड़क के निर्माण के लिए, तो ये टेंडर किसने दिया? सरकार ने दिया। तो टेंडर कहा जाता है अंग्रेजी में और इसको हिंदी में कहा जाएगा निविदा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो देखो प्रतिवेदन को कहते हैं रिपोर्ट। किसी घटना की रिपोर्ट, तो प्रतिवेदन को कहा जाता है रिपोर्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रारूपण को कहा जाता है? तो देखो प्रारूपण को कहा जाता है ड्राफ्टिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रारूपण को अन्य क्या क्या कहा जाता है? तो लेखन मसौदा, आलेखन और प्रालेखन, ये सब किसको कहा जाता है? प्रारूपण को। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं जिन्होंने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो। प्रारूपण को क्या क्या कहा जाता है? लेखन मसौदा, आलेखन और प्रालेखन, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ड्राफ्टिंग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। हाँ, और टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान भी किसे कहा जाता है? तो वो भी प्रारूपण को ही कहा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन भी वही आ गया, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है? तो प्रारूपण को कहा जाता है, यानी ड्राफ्टिंग को कहा जाता है। क्योंकि ये होता क्या है कि जैसे कोई आवती पत्र आ रखा है, यानी आपके कार्यालय में कोई पत्र आ रखा है, तो उस पर जो भी आपके अंडर में जो भी अन्य सहायक अधिकारी हैं सब ने अपनी अपनी टिप्पणी दे दी, ठीक है। तो टिप्पण के बाद जो एक मसौदा तैयार किया जाता है फाइनली पत्रोत्तर में, तो उस पत्र को कहा जाता है प्रारूपण या ड्राफ्टिंग। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिवेदन यानी किसी घटना की रिपोर्ट। तो घटना की रिपोर्ट या प्रतिवेदन होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? शिकायती प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। शिकायती प्रतिवेदन में अन्याय के विरुद्ध कोई रिपोर्ट या किसी अव्यवस्था के विरुद्ध कोई रिपोर्ट, यानी शिकायत करना, किसी घटना की शिकायत करना। लेकिन विवरणात्मक प्रतिवेदन क्या होता है? जैसे कोई घटना घट गई है तो उसका विवरण देना, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना। जैसे बाढ़ आ गई है या कहीं पे कोई क्या हो गया है, आपदा आ गई है, तो उस घटना की रिपोर्ट वो क्या हो गया? विवरणात्मक प्रतिवेदन। एक होता है शिकायती प्रतिवेदन और एक विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है। दो प्रकार के होते हैं प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरकार द्वारा रिक्तियों की सूचना देना अर्थात नियुक्ति हेतु तो आवेदन आमंत्रित करना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा रिक्तियों की सूचना देना अर्थात नियुक्ति हेतु तो आवेदन आमंत्रित करना कहलाता है दोस्तों विज्ञापन। जैसे आपका कोई भी सरकारी फॉर्म आता है, मतलब वैकेंसी के लिए फॉर्म आता है, तो जब सरकार के पास रिक्तियाँ होंगी तो उस रिक्तियों को भरने के लिए सरकार क्या करेगी? आपसे आवेदन मांगेगी और सरकार क्या निकालेगी? उसके लिए विज्ञापन निकालती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर 41 का। तो ये तो थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। बाकी इसके डिटेल्स नोट्स आपको मतलब जो हिंदी के नोट्स हैं वो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी की कंप्लीट। और अगर आपको सिर्फ इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। बाकी जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट jardhariclasses.in आपको सर्च करना है, jardhariclasses.in। इस वेबसाइट में जरधारी क्लासेस के उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज नोट्स, उत्तराखंड एमसीक्यू नोट्स, हिंदी एमसीक्यू नोट्स, हिंदी डिटेल्स नोट्स,
या जो भी आने वाले आगे नोट्स होंगे वो सारे के सारे आपको इसी वेबसाइट में आगे भी देखने को मिलेंगे, कंप्लीट ई बुक जरदारी क्लासेस की। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो हिंदी पत्र लेखन MCQ, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।